हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी क्लास 10th के चैप्टर के बारे में, जिसके हमने प्रश्न नंबर 9 तक की बारे में पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था। आज हम 10वें नंबर से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन लिखा है, दर्शाइए कि A1, A2 ... AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला और दूसरा नंबर दिया हुआ है, AN बराबर 3 + 4n, और दूसरे नंबर में कह रहा है AN बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। तो पहले नंबर को देखते हैं हम 10वें नंबर के। तो पहले नंबर में क्या कह रहा है कि हमारा AN बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, एक AP निकालनी है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो हम चेक करते हैं, जब AN बराबर हमारे पास दिया है तो N बराबर 1 2 3 4 रखने पर, ठीक है। अब ये डॉट डॉट का मतलब क्या, ऐसे ही 5 6 7 8 9 रखते चले जाएंगे, यानी कि कितने भी पदों तक रखते जाएंगे। अब हम A1 निकाल लें तो N की जगह पे क्या आएगा 1, तो 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 इक्वल कितना हो जाएगा 7। A2 निकालते हैं अब हम, तो N की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो 3 + 4n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा N की जगह पे। 3 + 4 दूनी 8, तो 8 3 11। A3, ठीक है, तो 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 = 12 इक्वल कितना हो गया 15। 4 पदों तक तो हम कम से कम निकाल ही लेते हैं। 3 + 4 × 4, तो 3 + 4 = 16, यानी कि 19। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं AP बन रही है, तो हम देखते हैं अतः श्रेणी कौन सी श्रेणी, AP। क्या बन गया A1 A2 A3 A4 और ... AN। तो श्रेणी हमारी क्या बनी, A1 की जगह 7, A2 की जगह 11 और A3 की जगह पे 15, A4 की जगह पे 19 ... AN हमारा कितना है 3 + 4n। यानी कि हमने सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड कर लिया, ये एक श्रेणी फाइंड कर ली, वो भी AP। ठीक है, बोला ना कि दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है, तो AP हमने चेक कर ली, लेकिन अभी हमने दर्शाया नहीं है। दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारवांतर D फाइंड करना पड़ता है। A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3। चेक करते हैं अगर इन सभी पदों में क्या सारवांतर बराबर निकल आता है तो आंसर सही, यानी कि पहले नंबर में A2 - A1 तो 11 - 7, फिर A3 यानी कि 15 - 11, फिर A4 19 - 15। प्रत्येक स्थिति में 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, 19 में से 15 गया 4। अतः इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, ठीक है, प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 पद फाइंड कर लिए। इस प्रकार से हमारी एक श्रेणी बन गई। अब हमें दर्शाना कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी होने के लिए हमें सारवांतरों को क्या होना चाहिए, बराबर। अतः इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम, सारवांतर तो बराबर निकले। अतः इस प्रकार प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी हो गई AP। इसके आगे बोल रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2, कोष्टक में 2a + n - 1 × D। हमें 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना, तो n की जगह पे 15/2, 2a यानी कि प्रथम पद श्रेणी का क्या मिला हमें 7, तो 7 रख देंगे। n की जगह 15 - 1, D हमारा कितना ज्ञात किया हमने, सभी का 4 निकला। ठीक,
तो 15 पदों के योगफल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी में 2 कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा, 15 में से 1 जाएगा 14, 2 इससे कॉमन निकल गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 15 पदों का योगफल कितना निकला, 15, 7 प्लस 14 दूनी 28। तो 15 पदों का योगफल 15, 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35। तो 15 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 15 पना 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 थी 45, 7 52। यानी कि इस प्रकार हमारे 15 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 525। अब वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब ध्यान देते हैं हम दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, an बराबर 9 माइनस 5n। तो इस प्रकार से हमें इसको भी बताना है कि जो श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी है या नहीं, और साथ ही साथ इसमें भी 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो n बराबर क्रमशः 1, 2, 3, 4 क्या करेंगे हम, रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या, हमने पहला पद ज्ञात किया, यानी कि n की जगह पे 1 आ गया। 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद a2 फाइंड करते हैं, यानी कि 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 10 यानी 10 में से 9 गया तो माइनस का 1। a3 बराबर फाइंड करते हैं, तो 9 माइनस 5 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस 5 थी 15, 15 में से 9 गया तो माइनस का 6। और a4 कम से कम 4 पद तो फाइंड कर ही लेते हैं, तो 9 माइनस 5 इंटू 4, ठीक है, तो 9 माइनस 20, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, वो भी माइनस का बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, अतः हम क्या करते हैं, सार्वंतर भी फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली वैसे हमें दर्शाने के लिए सार्वंतर ही फाइंड करने चाहिए। ठीक है, तो सार्वंतर निकालते हैं, d बराबर क्या निकलेगा, a2 माइनस a1, और इसके बाद a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। ठीक है, तो a2 हमारा कितना है, माइनस का 1, और a1 कितना हमारा 4, a3 कितना हमारा माइनस का 6, और a2 कितना माइनस का 1, a4 हमारा कितना माइनस का 11, और a3 कितना माइनस का 6। तो सभी के फाइंड करते हैं, माइनस माइनस जोड़ के माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ज्ञात किया तो माइनस का 5 यहाँ पर भी आया, माइनस का 5 यहाँ पर भी, माइनस का 5 यहाँ पर भी। अतः इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी एक एपी है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी को शॉर्टकट पे बोलते हैं, और एपी हमारी क्या निकली, 4 माइनस 1 माइनस का 6 माइनस का 11 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, एन व पद यानी कि 9 माइनस 5 एन, यानी कि इस प्रकार से जे हमें मिली एपी। ठीक, और यहाँ पर हमने दर्शा भी दिया, सार्वंतर बराबर, तो हमारी एपी भी हो गई। साथ ही साथ हमें 15 पदों का योगफल चाहिए, तो एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 15 पदों तक का चाहिए, तो n की जगह पे 15/2, 2a की जगह पे हमारा कितना है 4, n की जगह 15 माइनस 1, और d की जगह पे हमारा कितना निकला, माइनस का 5। ठीक है, तो 15/2, 4 दूनी 8, 15 में से 1 गया तो 14 इंटू माइनस का 5। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, हम सभी में 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये 4 बच जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो 7 बच जाएगा, और माइनस का 5 और प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2 से 2 कट गया, 15, 4, 7 पना 35, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, 15, 35 में 4 गया तो माइनस का 31, 15 का 15 की 5 हासिल आई 1, 15 थी 45 और 1 46, वो भी माइनस का, यानी कि 15 पदों तक का जो योगफल निकला वो निकला हमारा माइनस 465। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आप 11वें नंबर के क्वेश्चन को अपने स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात h1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद
क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11वें नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 11वें नंबर में क्या कह रहा है, n पदों का योग, यानी कि Sn होता है n पदों का योग, जो कि 4n माइनस का n स्क्वायर बोल रहा है। और हमें क्या चाहिए, nवा पद, तो anवा पद निकालने के लिए हमें Sn माइनस 1। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप समांतर श्रेणी का जाकर देखेंगे तो वहां पर हमने इसका फॉर्मूला लिखवा दिया था पहले से, और हमने बताया था जब एक्सरसाइज शुरू होगी तो आपको हम बता देंगे कहां पर इसका यूज है। तो अब इसका यूज आ गया कि जब हमें n पदों का योगफल दिया रहता है तो हम उसका nवा पद कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमें n पदों का योगफल दिया है तो nवा पद निकालने के लिए हमें Sn माइनस 1, ये सापेक्ष में होता है। ठीक है, Sn तो दिया, Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा। अब भाई n था तो n की जगह पर n है, n माइनस 1 हुआ तो n की जगह पे क्या चला जाएगा, n माइनस 1, और इस n की जगह पे भी n माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां पर तो फॉर्मूला लग रहा ना कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लग गया, तो फॉर्मूला तो बेशक लगा देंगे अगर फॉर्मूला लग रहा है। तो Sn माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 4n माइनस का 4 माइनस ये a का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, तो Sn माइनस 1 बराबर 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये माइनस 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 प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई करके 2n होगा। ठीक है, तो Sn माइनस 1, तो सबसे आगे ले लेते हैं माइनस का n स्क्वायर। ठीक, अब 4n प्लस का 2n जुड़ के कितना हो जाएगा, 6n, अब माइनस का 4 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5। सबसे पहले हम निकालते हैं an। ठीक है, यानी कि Sn माइनस 1। Sn तो मैं फाइंड हो गया था ना, पहले ही दिया था, 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 हमारा कितना निकला, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n और माइनस का 5। ठीक, इसको हल करते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, हल करने के बाद हमारा माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस क्योंकि चिन्ह बदलते हैं ना माइनस करने में, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक, यानी कि an निकलेगा हमारा हल करने के बाद, तो n स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो ये कैंसिल हो गए। अब ये 4n प्लस का माइनस का 6n, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2n, और ये ओनली कितना बचेगा, ओनली 5, यानी कि ये निकला हमारा an। ठीक है, हमारा an निकल आता है तो हम कोई भी पद निकाल लेंगे। तो इसका प्रथम पद यानी कि S1। अब यार देखो प्रथम पद क्या होता है, a1 बोलो तो -2 इंटू 1 प्लस 5 बराबर माइनस का 2 प्लस 5 यानी कि 3। प्रथम पद को हम S1 भी बोल सकते हैं। S1 का मतलब समझ रहे हैं आप, सिर्फ एक पद का योग। ठीक है, S1 का मतलब है सिर्फ एक पद का योग। भाई अब कोई श्रेणी लिखी, सपोज करो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, अब एक पद का योग क्या होगा, एक पद का योग एक ही तो होगा, यानी कि पहले पद का योग बोलो या फिर प्रथम पद बोलो, बात तो बराबर ही है। तो वही चीज उसने S1 बोल दी है, यानी कि प्रथम पद, जो कि हमारा कितना निकला, 3। प्रथम 2 पदों का योग, तो भाई दूसरा पद तो निकाल ले हम, a2 बराबर, अब n की जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पर, 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि माइनस का 4 प्लस का 5, यानी 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, ओनली 1। ठीक है, तो हमने दूसरा पद भी निकाल लिया, तो दूसरा पद भी हमारा निकल आया। ठीक, हमने पहला पद फाइंड किया 3, दूसरा पद फाइंड किया 1, इसी प्रकार हम तीसरा पद भी फाइंड कर लेते हैं। n की जगह पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो a3 बराबर कितना बचेगा, 1, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का, यानी कि हमने निकाल लिया तीसरा पद भी। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रथम पद 2 पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, 10वां पद भी पूछा, यानी कि a10 बराबर n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 गुणे
10 प्लस 5, ठीक है। 10वां पद कितना हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस 5, तो ये 10वां पद हो जाएगा माइनस का 15, यानी कि 10वां पद कितना हो गया, माइनस का 15। अब nवां पद क्या है भाई, nवां पद तो ये रहा, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा ये रहा, 10वां ये रहा, और दो पदों का योग यानी कि a1 प्लस a2। अब a1 हमारा कितना 3 और a2 कितना 1, यानी कि दो पदों का योगफल कितना निकल आया, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों का योग कितना निकल आया, 4। तो वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आप अपनी स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं 12वें नंबर के प्रश्न की। बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो 40 धन पूर्णांकों का योग बताना हमें जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, 6 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, और लास्ट में कौन सी हमें पता नहीं है। लास्ट में कौन सी है हमें नहीं पता, हमने सिर्फ इतना सा लिख लिया। और कितने पदों तक का, 40 पदों तक का, ठीक है। क्या बोला उसने कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। भाई 6 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या तो 6 ही होगी, दूसरी 12, फिर तीसरी 18, फिर 24। ऐसे कितने पदों तक का हमें योगफल चाहिए, 40 पदों तक का, यानी कि प्रथम पद हमारा कितना हो गया 6, सार्वंतर d बराबर 12 माइनस 6 यानी कि 6। हमने पिछली वीडियो के क्वेश्चनों में बताया भी था कि अगर कोई भी संख्या से विभाजित अंकों का योगफल पूछता है तो जिस अंक से विभाजित करना पड़ता है भाई उसका सार्वंतर, यानी 6 से विभाजित है तो 6 का तो अंतराल है ही, 6 से 12 6, 12 से 18 6, 18 से 24 6, यानी कि अंतराल कितना दिख रहा है 6 6, यानी कि 6 6 के क्रम पे बढ़ा, यानी कि सार्वंतर वही निकलेगा 6। अब हमें चाहिए 40 पदों तक का योगफल, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा यानी कि 40 पदों तक का चाहिए, तो 40/2, 2 a की जगह पे हमारा 6, n की जगह पे 40 माइनस 1 और d की जगह पे 6, ठीक। तो 40 को हम क्या करते हैं 2 से काट देते हैं, कितना बचेगा 20, 6 दूनी 12 और ये 39 इंटू 6। तो 40 पदों का योगफल क्या निकल रहा है 20, 12, 6 54 की 4 हाथ से लगी 5, 6 3 18 5 23, ठीक है। तो S 40 बराबर 20, अब जोड़ेंगे 6 4 और 2, यानी कि कितना हो गया 246, और इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 की तो वहां से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 492 और एक जीरो बचा, यानी 4920, ठीक। आई बात समझ में। इसके बाद चलते हैं हम 13वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 13वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि हमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही सेम प्रोसेस उसने बोल दिया। यहां पर अभी हमने जस्ट 12वें नंबर में 40 तक के धन पूर्णांकों का योग ज्ञात किया, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात किया था जो 6 से विभाजित है। गुणज का मतलब भी वही होता है कि 8 से विभाजित है। 8वें नंबर 13वें में क्या बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों, ठीक है। अब 8 से कटने वाले बताना प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो देखो 8 से विभाजित होने वाला सबसे पहला अंक 8, फिर 16, फिर 8 3 24, ठीक है। कितने पदों तक 15 पदों तक, ठीक है। इस प्रकार से बोल रहा है। तो प्रथम पद हमारा a बराबर कितना होगा 8 और d बराबर 16 माइनस 8 यानी कि 8, ठीक। कितने 15 पदों तक का योगफल चाहिए, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगेगा यहां पर भी। तो n की जगह पे हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 15/2, ठीक है। 2 a की जगह पे कितना 8, ठीक। n की जगह 15 माइनस 1, d की जगह पे हमारा कितना निकला 8, ठीक। यानी कि 15 पदों का योगफल 15/2, 8 दूनी 16, यहां से 1 घटेगा 14 इंटू 8 बचेगा। अब कोशिश करते हैं कुछ कॉमन निकालने की। तो 15/2
2 कॉमन सभी से निकाल लेते हैं, ये 8 बचेगा, ये 7 इंटू 8 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 15 पदों तक के योगफल 15, 8, 7 8 कितना होगा 54, ठीक है, 7 8 56, सॉरी 7 8 56, तो 15 पदों का योगफल कितना 15, 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, 15 पदों का योगफल कितना निकलेगा 15 चौको 60 की 0 हाथ से लगी 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना निकला 960। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। अब 14वें नंबर को देखते हैं। तो 14वें नंबर में क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, वो भी किसके 0 और 50 के बीच की संख्याओं का जो विषम संख्या है उनका चाहिए योगफल। ठीक है, अब कितनी संख्याएं होंगी अभी हमें ये पता नहीं है, हमें इसके बीच की संख्याएं निकालना है। देखिए सबसे पहले तो 1 हो जाएगी जो एक विषम संख्या है, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, लेकिन लास्ट में 50 के पहले एक 49 संख्या ऐसी है जो भी क्या है एक विषम संख्या। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि 0 और 50 के बीच में जो संख्याएं निकल लेंगे विषम, वो निकल लेंगे 1, 3, 5 और लास्ट में 49। तो प्रथम पद a बराबर हमारा कितना हो गया 1, और d बराबर कितना निकलेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, और अंतिम पद l बराबर कितना हो गया 49। पहले नंबर तो हम ये निकाल लें ना 0 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो विषम है, सबसे पहले नंबर तो हमें वो निकालना पड़ेगा। बेसिकली हम 0 से 50 के बीच में देखते हैं कि कितनी विषम संख्याएं निकाल लेंगे। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l तो हमारा 49 है, a तो 1 है, n हमें फाइंड करना है, d कितना निकला 2, यानी कि 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2, यानी कि बचेगा 48, n माइनस 1 इंटू 2, 2 से जब भाग देंगे तो बचेगा 24, तो n माइनस 1 24, n का माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 25, यानी कि n बराबर हमारा कितना निकला 25, यानी कि बीच में कितने पद है 25 हैं जो विषम है। अब इनका चाहिए हमें योगफल। योगफल के लिए अब हम क्या करेंगे, Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पद निकले 25, यानी कि 25/2 और 2 a की जगह पे कितना 1, n की जगह पे 25 माइनस 1 और d की जगह पे 2। सबसे पहला 25 पदों का योगफल में हमने 25/2 लिखा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 25 में से 1 जाएगा तो ये 24 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 पदों का योगफल, तो 25 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और 25 इंटू 25 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 625, यानी कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या है उनका योग कितना निकला 625। ठीक, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नंबर को पढ़ते हैं। 15 नंबर एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। तो बात को समझना है यहाँ पे कि यानी कि अगर एक दिन विलंब करता है तो 200 रुपए जुर्माना, ठीक है, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर दे, यानी कि 30
दिनों तक। ठीक, कंप्लीट राशि निकालनी है कि 30 दिनों तक कितना विलंब अगर कर देगा, 30 दिनों तक विलंब, तो कुल कितनी धनराशि जुर्माने स्वरूप देना पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक दिन विलंब करते हो तो आपसे सिर्फ 250 रुपए लगेंगे, और दूसरे दिन अगर आप विलंब करते हो तो 200 तो लगने ही है, प्लस 250 और लग जाएंगे। तीसरे दिन अगर विलंब करते हो तो इतना तो लगना ही है, प्लस 300 और लग जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अगर 30 दिन तक अगर उसने लापरवाही करके कार्य को विलंब किया तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता, 30 दिन के विलंब का मतलब सबसे पहली चीज तो 200, 250, 300, 350 ऐसे क्या होगी, एक श्रेणी तैयार होगी। यानी कि पहले दिन का जुर्माना ये, ठीक है, दूसरे दिन ये और लग जाएगा, तीसरे दिन ये और लग जाएगा, इस प्रकार से क्या 30 दिन तक। ठीक है, 30 दिन तक। और 30 दिन तक क्या करना पड़ेगा, अगर एक दिन किया तो सिर्फ इतना जुर्माना लगेगा। ठीक है, अगर 2 दिनों तक किया तो 2 दिनों तक उसे कितना लग जाएगा, इतना जुर्माना लग जाएगा। 3 दिनों तक इतना लग जाएगा, यानी कि टोटल करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि स्पष्ट आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए ना कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए देगा। यानी कि प्रत्येक दिन 50 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ता चला जाएगा। तो हमें इस कंडीशन पे बताना है कि 30 दिनों तक अगर विलंब करता है तो कितना जुर्माना भरेगा। 30 दिनों तक का देखिए, सबसे पहली चीज तो देखिए 200, 250, 300 करते करते ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर 200 और डी बराबर 250 माइनस 200 यानी कि 50। अब 30 दिनों तक विलंब करना, यानी कि हमें बताना एस 30, क्योंकि पहले दिन अगर करेगा सिर्फ 200 और 2 दिन किया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 दिन किया तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सब जुड़ जाएंगे, यानी कि योगी निकालना। 30 दिन किया तो सबको जोड़ना पड़ेगा, और सबको जोड़ना पड़ेगा तो एस1 बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब 30 का निकालना है, यानी कि 30/2। ठीक है, 2 इंटू ए की जगह पे 200, n की जगह 30 - 1 और डी की जगह पे 50। ठीक, काटते हैं तो 15 बचेगा, ये 400 हो जाएगा, ये 29 इंटू 50। ठीक है, 400, 9 × 45 की 5 हाथ से लगी 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 1450, यानी कि 15। और जब ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1850। आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 0, 15 × 75 की 5 हाथ से लगी 7। ठीक है, और 15 8 120 और 7 27 की 127 की 7 हाथ से लगी 12 और 15 और 12 हो जाएगा 27, यानी कि 27,750 रुपए अगर 30 दिन लेट किया तो विलंब स्वरूप जुर्माने के रूप में लग जाएंगे 27,750 रुपए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।